नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल। फिर से एक बार स्वागत है आपका मैथ तंत्र पे। तो बेसिकली आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं बेटा वो क्या है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड आपने आज से पहले भी सीखा है बेटा। आपने नाइन्थ क्लास में भी सीखा है, सेकंड चैप्टर में, इवन एट्थ क्लास में भी सीखा है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो सर फिर अलग क्या है बेटा? कुछ भी अलग नहीं है। बस अब आप उसको क्या कहते हैं और अच्छे से और जगह पे भी यूज करना सीखोगे। पहले आपने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड सिर्फ एक चीज के लिए सीखा था, फैक्टराइजेशन के लिए सीखा था कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को फैक्टराइज करना हो तो हम किसका इस्तेमाल करते थे? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का। तो आज हम उससे भी ज्यादा आगे उसका यूज सीखेंगे। तो मैं आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का आज क्या कहते हैं भैया पूरा का पूरा चिट्ठा खोल के रख देता हूँ। ठीक है भाई। तो अब ध्यान से सुनो बेटा, ये किसी चैप्टर को डेडिकेटेड वीडियो नहीं है। ये सेकंड चैप्टर को भी टारगेट करेगी, फोर्थ चैप्टर को भी टारगेट करेगी, पर इसके अलावा बहुत सारे चैप्टर्स को टारगेट करेगी आपके फिजिक्स में भी। ठीक है, क्योंकि भैया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अब ये समझ लीजिए आपका क्या कहते हैं रिश्ता बनने वाला है एक नई चीज से। ये अब अगर आपने इलेवेंथ में क्या कहते हैं ट्वेल्थ में फिजिक्स या मैथ ली तो भैया ये तो हमेशा आपके साथ रहने वाली है। ठीक है भाई। तो उसके लिए आपको क्या सीखना है बेटा? मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। पहली बात तो मेरी एक बात समझ लो बेटा, ये कोई साइंटिफिक नाम नहीं है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि क्या कहते हैं जो भैया क्या कहते हैं बिल्कुल क्या कहते हैं आपको हर जगह लिखी हुई मिल जाएगी। ये सिर्फ एक तरीका बना दिया है। उस तरीके को नाम दे दिया गया है कि भैया अगर क्या कहते हैं वो जो पर्टिकुलर तरीका है फैक्टराइज करने का या कुछ करने अभी बताऊंगा क्या करने का, उसको सिर्फ एक तरीके को नाम दिया गया। ये कोई टेक्निकल टर्म नहीं है। ठीक है ना? कहीं आप सोचो कि ये सर कोई टेक्निकल टर्म है, इसका कुछ अपना मतलब होता होगा, नहीं बेटा। ठीक है, ये तो बस एक तरीका बना दिया गया क्वेश्चन को सोल्व करने का। तो बस वो मिडल टर्म स्प्लिटिंग बहुत फेमस हो गया तो इसलिए इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कहने लग गए। ठीक है भाई। अब मेरी बात सुनो भैया, इसका इस्तेमाल क्या है? दो जगह इस्तेमाल पर्टिकुलरली है। पहली जगह आपको क्या सीखना है बेटा? जब आपको क्या करना हो, फैक्टराइज करना हो। किसको बेटा? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जब आपको क्या करना हो, फैक्टराइज करना हो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को, तो आप किस मेथड का इस्तेमाल करते हैं बेटा? मिडल टर्म स्प्लिटिंग का। इसका इस्तेमाल करेंगे बेटा, मिडल टर्म स्प्लिटिंग का। देन सेकंड क्या है बेटा? सेकंड इसका यूज है भैया अगर आपको रूट्स निकालने हो किसके? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो भी आप किसका इस्तेमाल करोगे भैया? बोलो। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का। या फिर कभी कभी इसी चीज को क्या बोला जाता है? जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसके लिए भी आप किसका इस्तेमाल करोगे बेटा? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का। भैया क्या सर ये इकलौता तरीका है क्या निकालने का, रूट्स और जीरो निकालने का? नहीं बेटा, ये कई जगह फेल होगा तरीका। ठीक है, ये कहीं जगह टफ बनेगा तरीका। तो फिर हम इसको छोड़ के दूसरे तरीके पे चले जाएंगे क्या निकालने के लिए? रूट्स और जीरोस निकालने के लिए। तो मैंने इसलिए कहा ये कोई टेक्निकल टर्म नहीं है। ये सिर्फ क्या है बेटा? एक तरीका है क्या कहते हैं किसी चीज को क्या कहते हैं फैक्टर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को फैक्टराइज करने का। उसके अंदर बेटा तीन टर्म्स होती है एक्चुअली में। उसकी जो बीच वाली टर्म होती है उसको क्या कहते हैं उसके संग हम छेड़छाड़ी करते हैं। तो इसीलिए क्या नाम पड़ गया कि मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। बस और कोई तरीका नहीं है भैया इसका क्या कहते हैं, कुछ ऐसा पर्टिकुलर चीज नहीं है ये। ठीक है, आ जाओ बेटा अब इसके ऊपर थोड़ा सा काम कर लेते हैं। ठीक है, मेन चीज क्या है? फैक्टराइजेशन है। टेक्निकल टर्म जो है ना वो आपको बस यार आप बच्चे ये तो समझ जाते हो कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अपने आप में क्या है? कुछ भी नहीं है। मेन चीज है वो जो आप कर रहे हो उसके थ्रू क्या कर रहे हो? फैक्टराइज कर रहे हो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को। मैं एक बच्चे को कह दूं बेटा जरा इसको फैक्टराइज कर दो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को, ला नहीं कर पाएगा। अगर मैं कह दूं बेटा इसके अंदर जरा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगा दियो, कहता है मैं अभी कर देता हूं। अब ये तो देख लो कि भैया कहते मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का मतलब क्या है, उसको यूज क्यों किया जा रहा है। ठीक है भाई। चलो भाई अब ये बच्चों की हालत हो चुकी है तो इस चीज से आप बच के रहिए बेटा। ठीक है, थोड़ा सा आओ अब काम करते हैं हम। अब मैंने कहा अगर एक जर्नल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है
तो वो दिखेगा कैसा? तो आप कहोगे सर उसकी जो जर्नल फॉर्म होती है वो होती है बेटा, मैं आपसे ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप 9th क्लास में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को पढ़ के आए होंगे, जब ही आप ये देख रहे हैं। ठीक है, तो ए एक्स स्क्वायर नहीं पढ़ा होगा तो भैया फिर हम 10th क्लास में दोबारा पढ़ेंगे पॉलिनोमियल, उसके अंदर और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या है? ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। मैं इसको डब्बे में बंद कर देता हूं। ये बेटा कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये लो। ठीक है भाई, आओ अब मेरी बात सुनो। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ये x क्या है बेटा? ये x है वेरिएबल। ये x क्या है? वेरिएबल। अगर मैं आपसे पूछूं, चल ठीक है x वेरिएबल हो गया, हमारे दिमाग में घुस गया कि x वेरिएबल है, तो सर ये ABC क्या है? तो मैं कहूंगा बेटा जो ये a है ना, जो ये आपको a दिख रहा है ना, ये a, ये किसके साथ आया है? एक्स स्क्वायर के। ठीक है, तो ये कोफिशियंट है किसका? एक्स स्क्वायर। ये कोफिशियंट है किसका? एक्स स्क्वायर का। बेटा ये जो b है ये क्या है? ये कोफिशियंट है किसका? बोलो, एक्स का। किसका कोफिशियंट है बेटा? एक्स का। किसका कोफिशियंट है? एक्स का। और जो ये c है ये पता है क्या है? ये कांस्टेंट टर्म। क्या है बेटा? कांस्टेंट टर्म। क्या है बेटा? कांस्टेंट टर्म। बेटा a क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ आया है। b क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x, क्योंकि x के साथ आया है। और c क्या है? वो अकेला आया है, तो वो कांस्टेंट टर्म है कोई। अब मेरी एक बात समझो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मेरे को एक बात ध्यान रखना भैया, आप अब जो कह रहा हूं उसे समझ लेना। हमेशा यही ऑर्डर में क्या लिखी होनी चाहिए? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए देगा वो ऐसे लिख के कि ए एक्स स्क्वायर प्लस सी प्लस बी एक्स, वो सी इधर कर देगा और एक्स वाली टर्म को उधर कर देगा। पर भैया इसमें आप क्या अपना बेड़ा गर्क कर बैठोगे। तो भैया अगर आपको मिडल टर्म स्प्लिटिंग लगानी है तो सबसे पहले आपकी कौन सी टर्म आनी चाहिए? एक्स स्क्वायर वाली, जिसकी क्या पावर क्या हो? 2 हो। फिर उसके बाद एक्स वाली, देन कौन सी आनी चाहिए बेटा? कांस्टेंट वाली। क्वेश्चन भी है इसके ऊपर, इधर उधर शफलिंग कर रखी है उसने। ठीक है, तो सबसे पहले अगर शफलिंग करनी हो तो रीअरेंज करो उसे। सबसे पहले एक्स स्क्वायर, फिर देन एक्स, फिर कांस्टेंट टर्म। चले भाई, अब ध्यान से देखो बेटा, होता क्या है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में? आपने बहुत सारी चीजें जान ली, बेसिक बेसिक आपने सारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जान लिया। मैंने लिखा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बी एक्स प्लस सी। अब ध्यान से सुनना, मैं यही पे बताता हूं, बोला कर रहा हूं। जो ये प्लस का साइन है और ये वाला प्लस का साइन है, ये कभी प्लस हो माइनस हो सकता है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। कभी प्लस बन जाएगा, कभी माइनस बन जाएगा, उसमें हमें कोई लोचा नहीं है। ठीक है भाई, अब मेरी बात सुनना भैया, हर टीचर का पढ़ाने का और बोलने का तरीका अलग है। काम सब एक ही करेंगे पर बोलने का तरीका क्या होगा बेटा? सबका अलग होगा। तो भैया मैं जो पर्टिकुलर तरीका इस्तेमाल करता हूं, उससे मैंने ये देखा है कि बच्चों की माइनस प्लस की मिस्टेक नहीं होती। एक स्टेप ज्यादा है, मैं मानता हूं कि एक स्टेप ज्यादा है, पर उससे माइनस प्लस की दिक्कत खत्म हो जाती है। ठीक है भैया, जल्दी करने की बजाय कई बार क्या होता है, सही देखो, जल्दी करना अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है कि आप कैलकुलेशन फास्ट कर पा रहे हो, पर उससे ज्यादा जरूरी है क्या करना बेटा? सही करना। 2 + 5 8, जल्दी कितना फास्ट हुआ? अरे पर गलत तो हो गया। अगर 2 मिनट, चलो 1 मिली सेकंड भी लग जाता, चलो सोच लेते 2 + 5 7, तो भैया कम से कम सही और जल्दी वो होना चाहिए। तो भैया पहले एक्यूरेसी देन स्पीड, फिर आती है। ठीक है ना भाई, इस बात पे हमेशा याद रखना भैया, स्पीड डज नॉट मीन अगर आपके पास क्या नहीं है? एक्यूरेसी नहीं है। तो भैया एक बात ये रिमेंबर हमेशा रखना। अब ध्यान से सुनो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सबसे पहला काम क्या है आपका? सबसे पहला एक सिंपल सा काम आपको पता है क्या करना है? आपको ये सी उठाना। सी क्या है? कांस्टेंट।
मैं बता चुका हूं कांस्टेंट जो अकेला आता है वो क्या होता है, कांस्टेंट। इसके बाद क्या उठाना है बेटा, ए उठाना है। ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इन दोनों को उठाना है। इन दोनों की क्या कर देनी है बेटा, मल्टीप्लाई। मैंने क्या बोला, मैंने कहा आपको कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर उठाना है और इसके अलावा कांस्टेंट टर्म को उठाना है और दोनों की क्या कर देनी है बेटा, मल्टीप्लाई कर देनी है। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, जब आपने ए और सी को मल्टीप्लाई किया होगा तो आपके सामने बेटा एक नंबर आया होगा। अभी तो ए और सी कहते मैंने कहते एक अल्फाबेट की मदद से रिप्रेजेंट किए हैं तो यहाँ पे ऐसे लिखे हुए, पर जब आप इनकी जगह नंबर डालोगे तो आपके हाथ में क्या आएगा, एक नंबर निकल के आएगा। क्या आएगा बेटा, नंबर निकल के आएगा। आपको उस नंबर को फैक्टराइज करना है। सर फैक्टराइज कैसे करना है बेटा, जो आपने फर्स्ट चैप्टर में सीखा है प्राइम फैक्टराइजेशन, आपको उस नंबर को फैक्टराइज करना है और कुछ इस तरीके से करना है, इन सच अ वे करना है कि उसको उन जो फैक्टराइज करने के बाद जो नंबर्स आ रहे हैं आपके पास, मैंने मान लिया P और Q आ रहे हैं, या तो P प्लस Q या फिर P माइनस Q को करने के बाद मेरे पास हमेशा क्या आना चाहिए बेटा, B आना। मेरे पास हमेशा क्या आना चाहिए बेटा, B आना चाहिए। और मैं यहां पे मान के चल रहा हूं कि P बड़ा है Q से। मैं क्या मान के चल रहा हूँ, P बड़ा है Q से। अभी क्वेश्चन से ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, पर कुछ बच्चे को जैसे अगर कुछ एडवांस समझना है तो भैया वो जर्नलाइज फॉर्म को समझना सीखे। ठीक है, क्वेश्चन से तो सभी समझ जाते हैं, पर जर्नलाइज फॉर्म को समझने की आदत डालोगे तो वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपकी 11th-12th की स्टडीज के लिए। क्योंकि वहां पे पर्टिकुलरली हमें क्या चीजें क्या कहते हैं, नंबर बेसिस पे नहीं सिखाई जाएंगी, हमें जर्नलाइज करके चीजें सिखाई जाएंगी। ठीक है, हमें क्या कहते हैं, ग्राफिकल वे में चीजें सिखाई जाएंगी। तो हम एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए नहीं जा सकते, हमें सब वैल्यू को एक साथ स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, तो भैया P प्लस Q का क्लैरिटी हुई। या तो देखो ए गुणा सी करना है, यानी कांस्टेंट और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है, उसके कुछ ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं जिनको या तो प्लस करके या फिर माइनस करके, या तो प्लस करके या फिर माइनस करके क्या आना चाहिए बेटा, बी आना चाहिए। क्या आना चाहिए बेटा, बी। क्वेश्चन में और अच्छे से कर दूंगा कि ये भी बता दूंगा कि प्लस करके आएगा या माइनस करके आएगा, ये भी मैं आपको क्या कर दूंगा, क्लियर कर दूंगा। ठीक है बेटा, आओ अब मेरी बात सुनो, इसके बाद आगे चलते हैं। अब डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, उससे ज्यादा अच्छे से आपको क्या क्लियर हो जाएंगी बेटा, बातें क्लियर हो जाएंगी। बड़ा बुक लाए हो, वो एनसीटी लाए। देखो बेटा मैं क्वेश्चन लिखता हूं आपके सामने, एक्स स्क्वायर प्लस 7x+10, मैंने एक ही क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिख दिया। देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना, मैंने ये आपके सामने क्या रख दिया, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अगर इक्वल टू में जीरो लगा दूंगा तो ये क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस इतना फर्क है, बस इतू सा फर्क है भैया। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनो, क्या कि भैया अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं एक इक्वेशन है, अब इसको क्या करना है, हमें फैक्टराइज करना है। मैंने सबसे पहला काम क्या बोला था, ध्यान से सुनना, मैंने कहा था किसको उठाओ, कांस्टेंट को। दूसरा मल्टीप्लाई किसके साथ करो, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के संग। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है,
क्या है बेटा 1, जब कुछ नहीं होता तो 1। 1 की मल्टीप्लाई किसके संग करी बेटा 10 के संग। 1 की मल्टीप्लाई किसके साथ करी बेटा 10 के संग। अब 10 के ऐसे फैक्टर सोचो जिनको मैंने बोला था प्लस या माइनस करके, क्योंकि वो जर्नल फॉर्म थी। अब ध्यान से सुनो भैया, जो ये सेकंड वाला साइन है ना, ये इसको पिंक कर देता हूँ, आपको पिंक से वो वैसे भी बहुत ज्यादा प्यार है भैया। जो ये पिंक करा है ना साइन, ये कभी प्लस होगा कभी माइनस होगा, और यही साइन डिसाइड करेगा कि फैक्टर को प्लस करने के बाद 7 आना चाहिए, यानी जो मिडल वाली टर्म आनी चाहिए, या फिर माइनस करने के बाद क्या आना चाहिए 7। इससे आपको हिंट मिल जाएगा एक। ठीक है, ये आपकी स्पीड बनाने में बहुत हेल्प करेगा, बहुत ज्यादा। मैं 20 सेकंड में सोल्व करवा सकता हूँ आपको कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है ना। हाँ, कुछ पॉलिनोमियल जो कहते हैं नहीं हो सकती होंगी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, वो तो टाइम लग जाएगा। हमें भी कहते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a लगाना पड़ेगा। पर वैसे जो जर्नल फॉर्म्स होती हैं, ये तो भाई 2 सेकंड का क्वेश्चन था। ठीक है ना। पर फिर भी आपको तो समझाना है, तो अब ध्यान से सुनो। तो अब इस क्वेश्चन को मैं कैसे रीड करूंगा, 10 इंटू 1 10। 10 के ऐसे फैक्टर ढूंढूंगा जिनको, अब मैं प्लस माइनस नहीं बोलूंगा क्योंकि सिर्फ प्लस का साइन है, तो क्या बोलूंगा प्लस करने के बाद क्या आना चाहिए 7 आना चाहिए। क्या आना चाहिए बेटा 7 आना चाहिए। तो 10 के ऐसे दो फैक्टर क्या होंगे 2 और 5। 2 और 5। 10 के जो परफेक्ट फैक्टर्स हैं क्या है बेटा 2 और 5, जिनको मल्टीप्लाई करने में तो वापसी मेरे को 10 मिल ही रहा है, क्योंकि ये फैक्टर्स ही है किसके 10 के। तो 10 के दो फैक्टर्स क्या है 2 और 5, जिनको प्लस करने के बाद क्या मिल रहा है बेटा 10 मिल रहा है। ओ सॉरी, मल्टीप्लाई करने के बाद 10 मिल रहा है, और प्लस करने के बाद मुझे वापसी मेरे को क्या मिल रही है, मेरी मिडल टर्म मिल रही है। क्या मिल रही है बेटा मिडल टर्म। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर को मैंने एक्स स्क्वायर रहने दिया। सारे साइन बिल्कुल चेंज मत करना भैया। जो ये 7 है, 7 को मैंने बताया अभी क्या लिखूंगा मैं 5 प्लस 2। क्या लिखूंगा बेटा 5 प्लस 2। बस मैंने किसको चेंज करा 7 को, और यहां पे x का x, और ये प्लस। बेटा मैंने यहां पे क्या किया है, जो इसकी बीच वाली टर्म थी, जो इसकी बीच वाली मिडल टर्म थी, उसको क्या कर दिया बेटा टुकड़ों में नहीं तोड़ दिया, स्प्लिट नहीं कर दिया। यही तो है मिडल टर्म स्प्लिटिंग। इसलिए तो इसको क्या बोला गया है कि भैया आप मिडल टर्म को क्या कर दो स्प्लिट कर दो। ठीक है, अब इतनी बकवास में मत घुसो, बात सुनो जो मैं कर रहा हूं। भैया मैं क्या कह रहा हूं, मैं एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर रहने दिया, 7 को ऐसे दो हिस्सों में तोड़ो जिनको प्लस करके तो 7 आए, और मल्टीप्लाई करके जो ये प्रोडक्ट आ रहा है ए और सी का, ये 10 आए। ठीक है, या दूसरी तरीके से कैसे बोल सकते हैं, 10 को ऐसे दो फैक्टर ढूंढो जिनको प्लस करके क्या आए बेटा 7 आए। प्लस करके क्या आए बेटा 7 आए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, मुझे ये बता दो बेटा। चले भैया, सर इसके बाद क्या करना है, इसके बाद कुछ नहीं करना। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की मल्टीप्लाई जब बचपन में सीखा था दोनों के साथ होगी, 5x प्लस 2x प्लस 10। कॉमन ढूंढो, x क्या आएगा x प्लस 5। यहाँ क्या कॉमन है दोनों में 2, क्या कॉमन आएगा ओ बचेगा क्या x प्लस 5। अब इसको देखो पूरे को, एक बार इसको देखो, क्या कॉमन दिख रहा है बेटा x प्लस 5। फिर यहाँ क्या बचेगा इसके साथ, ये क्या बचा x, और दूसरा क्या बचा बेटा, दूसरा क्या बचा बेटा 2। दूसरा क्या बचा बेटा 2। अब ध्यान से सुनो, ये क्या हो गया, ये आपने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को दो चीजों के प्रोडक्ट में लिख दिया। दो चीजों के प्रोडक्ट में लिख दिया। बात समझ में आई। अब तक ये 9th में काम करते हुए आए। मेरी बात सुनो, अगर मैं इस चीज को कंपेयर कर दूं जीरो से, तो देखो क्या होगा, एक खेल खेला हो जाएगा, एक तकड़ा ही खेल हो जाएगा। अगर मैंने इस चीज को जीरो के इक्वल रख दिया, बताऊंगा वो हम जानेंगे कि क्यों रखते हैं, वो हम जानेंगे भैया, सेकंड चैप्टर में भी जानेंगे, फोर्थ चैप्टर में भी जानेंगे क्यों रख रहे हैं। पर अगर मैंने इनको जीरो के इक्वल रख दिया, तो मैं आपको एक बात बताऊं, एक बार इसको जीरो के इक्वल रखो, एक बार इसको जीरो के इक्वल रखो,
यानी एक बार x प्लस 5 को किसके इक्वल रखो और एक बार x प्लस 2 को किसके इक्वल रखो, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, -5। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। बेटा जो ये x की वैल्यू आई है ना, ये -5 और -2, इन्हीं को हम कभी रूट कहेंगे और कभी क्या कहेंगे, जीरोस कहेंगे। कभी क्या कहेंगे, जीरोस कहेंगे। अब मुझे एक बात बताओ सर, बात अच्छी लगी, बात समझ में भी आ गई, आसानी तो है। एक बार इसको जो भी फैक्टर्स आए उनको क्या बोलते हैं, अलग अलग जीरो के इक्वल रख दो। बताओ क्यों रखो बेटा, कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर किसी को पता है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो फिर बेटा एक शॉर्ट 2 सेकंड का काम है, शॉर्ट बना के बता देंगे कि भैया क्यों दोनों के दोनों ऐसे डायरेक्ट यही जीरो के इक्वल से क्यों नहीं सोल्व हो पाता, ऐसा करने की जरूरत ही क्यों पड़ती है। सोचना कि ऐसा करने की क्यों जरूरत है, तो भाई फिर नहीं तो फिर हम तो बताएंगे बताएंगे कमेंट सेक्शन में।